हेलो माय लवली 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 फ्यूचर सीएमएस। आखिरी पड़ाव बाकी है हमारा फाइनल का, और इस आखिरी पड़ाव में मैं आपका साथ देने के लिए आया हूँ पेपर नंबर 18 सीएफआर का रिवीजन लेकर। इस सीएफआर के रिवीजन सेशंस में मैं कवर करवाने वाला हूँ जो टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स के साथ साथ पिछले पास्ट 4 क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। थ्योरी पार्ट अगर होगा तो हम वो सजेशन आंसर से डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकल पार्ट होगा तो हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, बराबर है। और बाकी आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय इस नंबर पर। और अगर आप मान लीजिए पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बढ़िया सा एक व्हाट्सएप ग्रुप नज़र आ जाएगा जहाँ पर हम डेली बेसिस पर ये लेक्चर अपडेट कर रहे हैं। जाने बेटे, बड़े लेक्चर लाइव नहीं लेने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है, बहुत सारे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनके शेड्यूल को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पेस से आराम से बिल्कुल ये लेक्चर को देख लो, अपने हिसाब से देख। आपको अगर चाहिए 1.25 का स्पीड तो 1.25, 1.5 का स्पीड, जो आपको फिजिबल लगे वो आप स्पीड। मेरी कोशिश इस वाले रिविजन्स में वो होगी कि बेटे हम कोशिश करके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं बिना वजह की एक्स्ट्रा बकबक ना करते हुए, एक्स्ट्रा टाइम ना देते हुए, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, मैं वही पढ़ाऊंगा और वही पढ़ाते हुए चलूँगा। जहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जो मुझे लगता है कि थ्योरी क्वेश्चन, वैसे तो थ्योरी क्वेश्चन जो एनालिसिस मेरा है वो आता नहीं है थ्योरी बाकी चैप्टर से, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी हाँ आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो हम डेफिनेटली कवर करते हुए चलेंगे। यस, तो कुछ जो छोटे मोटे से जो स्टैंडर्ड्स होंगे, अगर जैसे कि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी वाला स्टैंडर्ड है, ऐसे वाले जो छोटे मोटे टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चल रहा हूँ बड़े। ये वाला फिर आपका ऑपरेटिंग वाला एक टॉपिक, तो ये वाले बहुत बेसिक बेसिक से, मतलब मैंने रेगुलर लेक्चर्स में उससे हार्डली 1 या 2 लेक्चर में कवर कर लिया है, तो उसका क्या ही रिविजन लूँ। अगर आपको वो स्पेसिफिकली वो चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली मेरे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। एक लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओपन लिंक, एक्चुअली नॉट एन ओपन लिंक, इट्स एन अनलिस्टेड लिंक मेरे चैनल की, जहाँ पे मैं बैकअप रखता हूँ, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ स्पेसिफिक। जाने बेटे, आइए तो शुरू करने जा रहा हूँ बेटे। मैं आज अपना टॉपिक है बेटे इंड एस। इस वाले सेशन में मैं 3 स्टैंडर्ड्स कवर करने वाला हूँ, इंड एस 16, इंड एस 38 इंटेंजिबल्स। क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है बेटे, इसलिए एक ही सेशन सारा कवर करने की। एंड इंड एस 36 इम्पेयरमेंट टेस्ट, ये इम्पेयरमेंट जो भी आपको हो, तो ये चलेगा ऐसे बेटे। नोट्स जो भी है सारा सारा डन। आइए तो शुरू करते हैं बेटे। सारा सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट जैसे में मैं लिखवाता चलूँगा बेटे। आइए शुरू करते हैं विथ इंड एस पीपी। अब ये जो 3 स्टैंडर्ड्स हैं ना बेटे, हाँ अगेन फिर से बता दूं मैं आपको, बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही आराम से पढ़ाने वाला हूँ कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। आप चाहिए तो ये 1.25 या 1.5 की स्पीड पर ये लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो नॉर्मल स्पीड पे देखना चाहो तो नॉर्मल देख सकते हो, अगर आपके पास दरकार नहीं, समय की दरकार है तो 1.25 1.5 का स्पीड इज रिकमेंडेड बेटे। देन अकॉर्डिंग टू योर ग्रास्पिंग, वरना ये बोलने मत देना कि सर ने 1.5 बोला था, मैंने तो 1.5 पे देखा तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ऐसे नहीं होना, बराबर। आइए, हाँ जी, इंड ए 16 पी पी, इंड ए 16 पी बात अगर करूँ, आइए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद द मीनिंग ऑफ पीपी। ठीक है, मीनिंग के साथ चलूंगा।
बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, मैंने रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें लिखवाई है बेटे, बट अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही करवाऊंगा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं बेटे, है ना। और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो उसके ऊपर मैं नहीं जाने वाला, ठीक है बेटे। किसी भी एसेट को अगर आपको पीपी क्लासीफाई करना है, पीपीई क्लासिफिकेशन अगर चाहिए, बराबर है, या पीपीई रिकग्नाइज करना है, तो आपको 5 कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। कितने कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे? इसमें बिल्कुल पहला कंडीशन आएगा आपका, बिल्कुल पहला कंडीशन आएगा, इट शुड बी ए टेंजिबल आइटम। टेंजिबल होना चाहिए सर। दूसरा, दूसरा टेंजिबल होना चाहिए। दूसरा, हेल्ड फॉर यूज और रेंटल, हेल्ड फॉर यूज और रेंटल। पहला टेंजिबल होना चाहिए, टच सी एंड फील होना चाहिए। दूसरा हेल्ड फॉर यूज एंड रेंटल्स होना चाहिए। नंबर 3, इकोनॉमिक लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। नंबर 4, 1 साल से ज़्यादा होगा तभी तो मैं एसेट कहूँगा, वरना एसेट का क्या संबंध है सर? वो तो रेवेन्यू आइटम हो गया सर, 1 साल से कम का बेनिफिट दे रहा है तो बात है सर। कॉस्ट नोन टू एंटिटी, यानी कि कॉस्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल होना चाहिए। कॉस्ट अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं चलेगा बेटे। अब पीपी रिकग्नाइज, आखिरी, शुड हैव इकोनॉमिक, से 5 पॉइंट आएंगे बेटे। अगर ये 5 कंडीशंस, पांचों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करो तो हम इसे पीपी कहेंगे, बराबर। एडिशनल पॉइंट्स, सेफ्टी, फायर कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, बराबर। क्योंकि अदर एसिड्स के स्मूथ फंक्शनिंग के काम आता है या सेफ गार्डिंग के काम आता है, इसलिए पीपी रिकॉग्नाइज करेंगे भले ही वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। सिमिलर टाइप ऑफ एसिड्स, वैल्यू, अंडर सिंगल हेडिंग, एक सिंगल हेडिंग के अंडर आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा, सिंगल एसेट इन इंट, हेड ऑफ टू पी, बात खत्म, हेड ऑफ करके खत्म कर देंगे सर। नॉट इन स्कोप ऑफ इंडिया 16,
नॉन करंट एसेट 105, 06, 41. नॉन करंट एसेट held for sale, wasting assets, fuel oils, नेचुरल गैस, ओर्स, माइंस वगैरह। बायोलॉजिकल एसिड, बराबर। चर्चा बायोलॉजिकल एसिड्स की ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। बायोलॉजिकल एसिड की चर्चा आ सकती है। बेरर प्लांट्स, क्रॉप्स, नॉट पी, इन डे 16। तीन कंडीशन है बेटे बेरर प्लांट की। पहला कंडीशन, एग्रीकल्चरल आउटपुट आना चाहिए उस, जैसे फ्रूट्स वगैरह। लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। नो इंटेंशन ऑफ और वुड। तो बैम्बू ट्रीज की तरह नहीं कि पेड़ पेड़ तो है 1 साल से ज़्यादा लगेगा बट काट के पूरा ही निकाल लेंगे सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ वैसे ही रहेगा, आम का पेड़, सेब, एप्पल ट्री, जहाँ से पेड़ वैसे ही रहता है, हम सिर्फ उससे फल निकालते हैं, वैसा होना चाहिए सर। दैट्स इट। डन। आगे बढ़ो बेटे अगले पॉइंट पे। इन्हीं की सारी चर्चा खत्म। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ, चिंता ना करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जो हैंड रिटन नोट से पूरे आ जाएंगे बेटे। देखिए रिकग्निशन ऑफ पीपी यानी कि उसका कॉस्ट क्या होगा ये हमें समझना पड़ेगा, बट वो समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एसेट को अक्वायर करने के कितने मेथड्स है। हमारे पास एसेट को अक्वायर करने के 4 मेथड है बेटा। वन इज परचेस्ड इन कैश, अनदर इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी, नंबर 3 डेफर्ड क्रेडिट, उधार खरीदा है आपने, एक्सचेंज ऑफ एसेट। देन पहले शुरुआत करते हैं परचेस इन कैश, जो मेजरली एग्जाम में आता है, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। है इन डे 16 क्वेश्चन है बेटे, पक्के से है एग्जाम में, ठीक है ना। ठीक, कॉस्ट ऑफ पीपी,
परचेज प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिलेटेड एक्सपेंस, हेलो, परचेज प्राइस, रिलेटेड एक्सपेंसेस, डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तभी वो जो स्टेटमेंट मैंने रेगुलर बनाया था उसमें अभी नहीं जाऊंगा मैं। डन है बेटे। ये नेट ऑफ एक्सपेंसेस आएगा, रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर होगा तो रिलेटेड एक्सपेंसेस में अगर कोई एसेट आपने परचेज किया है, इंस्टॉल किया है, उसकी टेस्टिंग की फेज चल रही है। पहले इसमें टेस्टिंग में आपने पहला बैच लॉट जो है टेस्ट के हिसाब से बनाया, ये चेक करने के लिए कि जो क्वालिटी हमें चाहिए वो क्वालिटी का आउटपुट दे रहा है कि नहीं, और वो क्वालिटी का आउटपुट आने के बाद उसके लिए जो खर्चा लगा है वो भी कॉस्ट में ऐड होगा एसेट के, क्योंकि अभी रेडी टू यूज़ नहीं है, हम तो अभी चेकिंग फेज में है कि कहीं एसेट सही में कुछ काम का है भी या नहीं, बराबर। और उसको चेक करने के लिए हमने एक पहला बैच, पूरा बैच लॉट पूरा हमने पूरा लॉट हमने प्रोड्यूस किया है, और उसको हमने एज ए सैम्पल कहीं बांट दिया होगा या उसे बेच दिया होगा किसी कम दाम में, कम प्राइस में, तो उसका जो रिकवरी का कॉस्ट होगा वो नेट कॉस्ट पकड़ के हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है इट इज़ ऑलवेज एट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, क्योंकि डीकमीशनिंग कॉस्ट आप 15 साल बाद या 10 साल बाद लगाएंगे जब एसेट का यूज़ खत्म हो जाएगा। डन। बहुत डिटेल में चर्चा करी थी बेटे अपन ने रेगुलर लेक्चर्स में, बट ठीक है, ज़रूरत है नहीं उतनी डिटेल चर्चा की, एग्जाम में उसके ऊपर सवाल आते नहीं हैं, पूछा नहीं जाता। रेगुलर लेक्चर्स तो हमने कर रहे हैं पूरे नॉलेज के हिसाब से, बट रिवीजन लेक्चर्स हम कर रहे हैं कंप्लीटली ओनली विथ वन गोल, दैट इज़ एग्जाम। ये मैं इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल की कवर नहीं कर रहा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी अगर होगा, डायरेक्ट मटेरियल जो लगा होगा, डायरेक्ट लेबर जो लगा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे होंगे, बेसिकली आपका प्राइम कॉस्ट, बराबर है। शेयर डायरेक्ट कॉमन बोरोइंग कॉस्ट, अकॉर्डेंस विद, आगे हम कवर करने वाले।
सारी चीज़ें आ जाएगी। डाउन पेमेंट अगर आपने कोई किया होगा तो प्लस प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फॉर कैश आउटफ्लोज। आखिरी बार, आखिरी वाला, एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट जब आएगा तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद आता है, कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है, वो है कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट। अफेक्ट आर कैश फ्लो। सिग्निफिकेंटली। डज नॉट अफेक्ट आर कैश फ्लो। पहला केस है जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, दूसरा केस है कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट। डन। पहले
एसेट टेकन अप, एसेट गिवन अप, रिकग्निशन। कौन से वैल्यू पर रिकग्निशन? एसेट कौन से वैल्यू पर रिकग्नाइज, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। एसेट टेकन अप को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू मॉडल, को हम बोलेंगे कैरिंग अमाउंट मॉडल। अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर अगर मैं फेयर वैल्यू टेकन अप एसेट की पता है, फेयर वैल्यू गिवन अप एसेट की पता नहीं है, तो रिकग्निशन विल बी ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप बी। अगर फेयर वैल्यू की अननोन है, फेयर वैल्यू गिवन अप की तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ पर फेयर वैल्यू, यहाँ भी फेयर वैल्यू, यहाँ पर हम जाएंगे ऑफ अब एसेट ज़्यादा जरूरी, बट कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट। फेयर वैल्यू नोन हो अननोन हो, फर्क नहीं पड़ता। जो एसेट दिया हमने नोन है अननोन है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम जाएंगे किस पर? WDV ऑफ एसेट गिवन अप पर, बस फंडाइज एक्सचेंज कर रहे हैं एसेट, कमर्शियल सब्सटेंस करता है तो, और अगर हमें गिवन अप जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पता है तो हम उस पर ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसकी पता नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट की उस पर रिकॉर्ड करेंगे। देन एडिशनली अगर आपने कोई कैश पे किया होगा तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों केस में। कैश पेमेंट इफ एनी, रहने पड़े। और कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई एसेट कैश तो उस पर इम्पैक्ट आने ही वाला नहीं है, तो हमने बस एसेट का नाम ही चेंज कर देना और कुछ ही, जो WDV चलता है उसी WDV पे कॉमन लॉजिक है सर।
अगले पॉइंट पे चलो। अगला एक पॉइंट बताता हूँ बेटे। अगर एसेट हमने लीज पर ले रखा है, ऑपरेटिंग लीज है, और हमने एसेट लिया है ऑपरेटिंग लीज पर, तो उसका हमारा कोई संबंध नहीं है, वो एसेट हमारा है ही नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है। मेजोरिटी लाइफ वो ओनर के पास ही होने वाला। हम तो एक प्रकार से टेनेंट होंगे, तो लीज रेंटल का जो लीज रेंटल एक्सपेंस होगा वो सीधे सीधे पीएनएल में राइट ऑफ होने वाला। दैट्स इट। ठीक। दूसरा, अगर वो फाइनेंस लीज है, तो फाइनेंस लीज के केस में हमें क्या करना पड़ता है? फाइनेंस लीज के अभी हम कैश पेमेंट करने वाले हैं एट दी मार्केट रेट, हम पता करेंगे एट मार्केट रेट। एट मार्केट रेट जितना भी हम कैश आउटफ्लो देने वाले, उस कैश आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट। फाइनेंस लीज के केस में हमने लोन पर एसेट ले रखा है, लोन हम पे कर रहे हैं, एसेट हमारा हो चुका है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेंडर के नाम पर है, या जो लोन प्रोवाइडर है उसके नाम पर है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट। बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एक्चुअल ओनर तो आप ही हो, आपको उसे रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एज अ पीपी। The value to be recognized in your books of accounts will be the present value of all the cash outflows of this asset, and that present value will be calculated at the market rate. At market rate. Done. ये आ जाता है। ये हो गया बेटे। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, क्या बोला मैंने? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन यानी कि फर्दर एक्सपेंस मेड ऑन एसेट। फर्दर एक्सपेंस ऑन एसेट। तीन चीज़ें आएगी बेटे। फर्दर एक्सपेंसेस आप एसेट पे करने जा रहे हो, तीन चीज़ें आएगी। पहली, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिप्लेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। इंस्पेक्शन, ओवरहॉलिंग। अभी आपको पता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एसेट के मेंटेनेंस के लिए होता है, स्मूथ रनिंग के लिए होता है। इससे कोई एसेट हमारी कैपेसिटी में फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो डबल होने वाली है नहीं, एफिशिएंसी तो बढ़ने वाली है नहीं, कोई सेविंग्स तो होने वाले है नहीं। तो राइट ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। दूसरा,
सेपरेट कंपोनेंट है बेटे, ये इंटीग्रल पार्ट है। एसिड का सेपरेट कंपोनेंट अगर है तो हम इसकी सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। बराबर, अगर इंटीग्रल पार्ट है सेल हुआ माइनस हो जाएगा, जो परचेस हुआ ऐड हो जाएगा कैरिंग अमाउंट में, बात खत्म। सेक्शन ओवरहॉलिंग, सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर इट। एज पर इंडेज 16, ठीक है। अब बात ये इनिशियल रिकग्निशन हो गया, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पीपी। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा मीनिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा मीनिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा इनिशियल रिकग्निशन, तीसरा था सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। कमिंग टू द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज मेजरमेंट ऑफ पीपी। मेजरमेंट ऑफ, अब मेजरमेंट ऑफ पीपी की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ पीपी के लिए मेरे पास दो मॉडल्स है बेटे। एक मॉडल है हमारे पास कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, और दूसरा हमारे पास है रीवैल्यूएशन मॉडल, वैल्यूएशन मॉडल। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कंसिडर कॉस्ट मॉडल। रिकॉर्डिंग फाइन झालं। हाँ जी, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, मेजरमेंट ऑफ पीपी वाले कॉन्सेप्ट पे हम खड़े हैं। मेजरमेंट ऑफ पीपी हमारे पास दो मॉडल बेटे, एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा है रीवैल्यूएशन मॉडल। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कंसिडर कॉस्ट मॉडल, नथिंग इज स्पेसिफाइड कंसिडर कॉस्ट मॉडल, बराबर।
डन। आइए कुल भाषा में समझ। अब ये जो है ना बेटे, एक और चीज़ समझना, इट इज़ दी ये एंटिटी की चॉइस है बेटे, मॉडल कौन सा लगा। ओरिजिनल कॉस्ट जो भी एसेट का है कैसे प्रेजेंट हो रहा है ये बैलेंस शीट में, ओरिजिनल एसेट में, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बराबर लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे ही बताना है आप बैलेंस शीट में भी। लेस उस ईयर में अगर आपने कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है, रिकग्नाइज किया है, बराबर। डन सिंपली। बाकी तो कॉस्ट मॉडल में तो ऐसा कुछ है नहीं। चर्चा करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। अब रीवैल्यूएशन मॉडल में हम मेजरली अपवर्ड रिवैल्यूएशन की ही बात करेंगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात नहीं होगी। वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा इसका मतलब इम्पेयरमेंट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में ही होगा ये। रिवैल्यूएशन मॉडल में इफ fair value of asset is more than carrying amount, more than carrying amount, evaluation done for and fair present। तीन से 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन को रिव्यू करना जरूरी है, ये जरूर रहेगा बेटे। डन। डन।
डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीपी। मेथड अलाउड एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में। सेपरेट डिप्रिसिएशन होगा, वायर देन एंडेड शुड नहीं। देन एसएलएम मेथड अलाउड है, डब्ल्यूडीवी अलाउड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड अलाउड है। आई डोंट थिंक कि अब आपको इसमें कैलकुलेशन और वो सब मुझे टाइम पास करने की बराबर है। हो सकता है चेंज इन हो सकता है देयर इज अ चेंज चेंज estimated salvage value, change in depreciation। तीनों चेंज जो है कंसिडर्ड एज पहले नहीं था। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड जो था दैट वाज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट नाउ ऑल थ्री अबव considered as change in accounting estimate, accounting estimate done। Therefore accounting is done on prospective basis। यहाँ से आगे पिछला जो हो गया वो भूल खत्म। जाने बेटे, ये था आपका इंड एएस 16 पीपी। तुरंत शुरू करने जा रहा हूँ इंड एएस 38 इंटेंजिबल्स, बराबर है। क्योंकि ये टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है बेटे, इसलिए मैं एक साथ कवर करने की कोशिश। पीई इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट, फिर जो भी चारों पेपर के सम्स होंगे अपने, वो चारों सम्स हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको देखने मिलेगा टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल्स एज वेल एज इम्पेयरमेंट के क्वेश्चन, ऐसे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए एक साथ कवर कर रहा हूँ। डन है? यस। एक मिनट, तुरंत शुरू हो रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत, मैंने लेक्चर्स को क्लब कर दिया है। स्टार्टिंग विथ इंड एस 38 इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल एसेट्स की, बराबर। आइए सेम फ्लो में चलेंगे, हम टेंजिबल्स के फ्लो में चल रहे थे, बराबर। सबसे पहले देखेंगे भी चीज को रिकग्नाइज करना है इंटेंजिबल एसेट के नाम से, देन अगेन यू नीड टू सेटिस्फाई 5 कंडीशन। 1,
ऑब्वियसली इंटेंजिबल है तो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। नॉन मॉनिटरी आइटम, फॉर यूज, entity has clear control, ident लेक्चर आधा लेक्चर लेट होणार मग 4:30। आइडेंटिफाइबल एसेट, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए एसेट, ठीक है। अब आइडेंटिफाइबल अगर हमें कहना है तो उसके लिए दो चीज़। पहला चीज मस्ट हैव इकोनॉमिक, मस्ट हैव सेपरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। सेपरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरा, एबल टू बी सोल्ड, रेंटेड और सोल्ड, रेंटेड और हाँ जी। अरे लास्ट वाला रिलायबल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को आप एस्टिमेट रिलायबली, ठीक। आइटम्स नॉट कवर्ड अंडर इंड एस 38, इंड एस 2 इन्वेंट्रीज, एस 12 deferred tax assets, एस 90 रिटायरमेंट में, वन 105
है नॉन करंट एसेट। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि इनके पास अपने अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है, उसके अलावा कंडीशंस को भी मीट नहीं करते सर, ठीक है ना। आइए अगली चर्चा कर दो। इनिशियल रिकग्निशन, ठीक। अगेन मोड्स ऑफ अक्वायरिंग इंटेंजिबल्स। परचेज फॉर कैश, डेफर्ड क्रेडिट, ऑफ एसेट। इंपॉर्टेंट चर्चा, बिजनेस कॉम्बिनेशन। रेगुलर लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं। कॉम्बिनेशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, टू परचेज कंसिडरेशन, बैलेंसिंग फिगर, गुडविल, बराबर। जहाँ पर हमने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे किया है ओवर द नेट, और द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेड ओवर एंड अबाउ दी नेट एसेट्स अक्वायर्ड। इंटरनली जनरेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मोड्स ए एंड सी सेम एज एस इंडिया 16 पीपीई की तरह, है ना। सारा आ गया। अब यहाँ पर आएंगे इंटेंजिबल्स अक्वायर्ड, डी वाला पॉइंट बिजनेस कॉम्बिनेशन में। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने डिटेल में देख रखा है, यहाँ पर बस एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं बस। वेंडर कंपनी नोन, so we can say the purchase company tangible asset of carrying amount। बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनटेंजिबल्स की बात करें तो दो चीज़ें। पहला जो है वो हम बात कर रहे हैं जो इनटेंजिबल्स हम उनसे एक्वायर करने वाले हैं, जो ट्रांसफरर कंपनी है वहाँ से, बराबर। उस केस में intangibles acquired from transferor or
ट्रांसफरर और वेंडर कंपनी will be recorded only if intangible asset acquired has a fair value. बराबर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे, गुडविल। तो एक ये समझ सकते, पहला इंटेंजिबल का ये बात हुआ कि हमने वहां से अगर अक्वायर किया होगा तो, और दूसरा इंटेंजिबल की बात कर रहा हूँ गुडविल। गुडविल कैसे आएगा? फिर वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अक्वायर्ड लेस देन दी परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन जो हमने पे किया हुआ है, मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन के रेगुलर लेक्चर्स में बताया था आपको कि परचेज कंसिडरेशन अगर आप पे कर रहे हो वो नेट एसेट से ज़्यादा है। हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो नेट एसेट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे। हमने एसेट उठाया 1 करोड़ के, हम पे कर रहे हैं 1.25 करोड़, तो 25 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम कर रहे हैं बेटे, हाँ 25 लाख रुपए का जो पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, दैट इज़ आवर गुडविल। That is the another intangible asset. That is the another intangible asset which we are going to acquire in case of business combination. तो ये business combination के केस में दो चीज़ें आ जाएंगी। डन। के बाद अगला आ जाता है internally generated। internally generated intangible asset। इंटरनली जनरेटेड अगर है तो यहाँ पर दो केसेस नजर आएंगे। पहला है केस 1, सेल्फ जेनरेटेड इंटेंजिबल्स, और दूसरा है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से जनरेट। पहला के एग्जांपल्स में आ जाता है आपका गुडविल। दूसरा ब्रांड वैल्यू अगर आपने जनरेट किया हुआ है, ये तो जनरल है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ अलग जो है, जैसे कि आपकी कोई पब्लिकेशन टाइटल्स है, आपके पास एक कॉपीराइट है जो आप ही पब्लिश कर सकते हो। और आ जाता है आपका एक कस्टमर्स लिस्ट। कस्टमर लिस्ट आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है बेटे। डेटा लीकेजेस वगैरह के जो चार्जेस बन गए तो एक प्रकार से वो इंटेंजिबल एसेट बन गया है।
तो आज आपके पास कस्टमर की पूरी लिस्ट है, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह होने के कारण आप दूसरी कंपनीज को आपका डेटा बेचकर पैसा कमा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा, जो मार्केटिंग ब्रांडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स में आएगा आपके वैक्सीन, किसी नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करी है, या कोई नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है। में इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दो ऑप्शन बेटे, हमें ये समझना है के ऊपर क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन है, पास्ट पेपर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, जो हम सॉल्व करने वाले आने वाले लेक्चर में आगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को दो फेज आइडेंटिफाई करनी है। पहला फेज है बेटे सर्च, सर्च डेवलपमेंट। रिसर्च फेज टू डेवलपमेंट, दो फेजेज है बेटे। देन फेज वन में यानी कि सेल्फ जनरेटेड में generated out of hard work and efforts, hard work, efforts and customer satisfaction. That is no cost involved. Therefore, not recorded in books. Not disclosed in balance. Then identification of
टेक्निकल फिजिबिलिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, और दूसरा आ जाएगा टेस्टिंग स्टेज। टेस्टिंग स्टेज आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब इसको डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं, अब सुनना है बेटा आपको बस। रिसर्च फेज में ना बेटे, any expenditure incurred by the entity on research on new design, new formula, new technology, then such expense is considered as an expense of the research phase. So we can say that research phase of the asset has not yet reached. रिसर्च फेज रीच नहीं हुआ है, अभी आप तो रिसर्च में है, बराबर, आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे खर्चों को हम क्या करेंगे, ऐसे खर्चों को हम सीधे सीधे P&L में राइट ऑफ कर देंगे। डन। अगला डेवलपमेंट फेज में जब आएंगे, ये होगा कब, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन में इसके ऊपर क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, कंडीशंस क्या है, हाँ। क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फुल आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज टेक्निकल feasibility is achieved, भी हाँ रहने दें, शाम को ले लूँगा। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी इज अचीव्ड, कैपिटलाइज द एक्सपेंस। डन, मतलब यहाँ से कैपिटलाइज होगा। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन हाउस डेवलपमेंट, इंटरनली जनरेटेड इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है हमें। अगर टेक्निकल फेज अगर अचीव हो जाता है, टेक्निकल फेज अगर अचीव हो गया, टेक्निकल फेज यानी कि आइडेंटिफाइबल अगर हो जाता है एसेट, आइडेंटिफाइबल होने के बाद जो खर्चे होंगे यानी कि डेवलपमेंट फेज में, तभी आप उसे क्या करोगे, आप उसे कैपिटलाइज करोगे। मतलब रिसर्च वाला फेज जब तक चल रहा है, मतलब अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, अभी तक हम वो इंटेंजिबल बना रहे हैं, और रिसर्च के फेज में अभी उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी आई नहीं है, अभी हम उसको वो सेपरेट रिकग्निशन दे नहीं सकते हैं, अभी टेस्टिंग का भी पेंडिंग है फेज, अभी आइडेंटिफिकेशन ही पेंडिंग नहीं है, अभी है भी या नहीं वो चीज़ पता नहीं है। ऐसे फेज में है तो सारे एक्सपेंसेस राइट ऑफ होंगे। जब हाँ ये कुछ बन रहा है, अब बन चुका है, अब इसकी टेस्टिंग बाकी है, इसे डेवलप करना बाकी है, तब हम एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करेंगे सिंपली। डन। बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनली जनरेटेड एंड EF गवर्नमेंट ग्रांट्स।
अंडर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करूं, एनी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट देन द अमाउंट ऑफ द ग्रांट विल बी एडजस्टेड। बात खत्म। यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, नेट कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट incurred on acquisition of intangible asset minus government grant। बात खत्म, नेट वैल्यू डन है। अब देखो कैसे फटाफट स्टैंड खत्म करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल, अब समझ में आएगा आपको कि मैंने ये साथ में क्यों लिया है। इंटेंजिबल सेम एज पीपी, amortization policy of intangible asset। एसेट हैज डेफिनेट लाइफ, एसेट हैज इनडेफिनेट लाइफ। अगर एसेट के पास डेफिनेट लाइफ है मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, इन द रेशियो ऑफ expected cash inflow। option 2, only if option 1 not applicable, SLM, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो पीपीई में लगाते थे। खत्म। ऐसे केस में जहाँ पर इनडेफिनेट लाइफ है, नो अमोर्टाइजेशन बट एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट is to be conducted। to be conducted। डन बेटे, यहां पर आपका इंटेंजिबल्स खत्म हो जाता है। आगे इम्पेयरमेंट, और अगले सेशन में, ये वाले लेक्चर में मैंने 38 और 16 और 38 कवर किया है। अगले वाले लेक्चर में मैं कवर करूंगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट और इनके प्रैक्टिकल सम्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। इफ इन केस आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, डाउट है, यू वेरी वेल नो, मेरे इस दूरध्वनि क्रमांक पे आपको संपर्क करना है और आपके समस्याओं का निरसन करना है।